हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मिनिमम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कैटलिस्ट। अब देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, उसके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर होते हैं या क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, स्पेशल पॉइंट जो हमें ध्यान रखने हैं और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कैटलिस्ट पर, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि कैटलिस्ट होता क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करें या कैसे परिभाषित करें, तो कैटलिस्ट को हिंदी में हम कहते हैं उत्प्रेरक। देखिए कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि कैटलिस्ट क्या है, वह सब्सटेंस या वह केमिकल स्पीसीज जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है लेकिन खुद की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, या हम कहते हैं अनचेंज्ड रह जाता है। तो अनचेंज्ड का मतलब ये है कि उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखिए ये डेफिनेशन को रटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक बार बताया भी था कि वो मैकेनिज्म देता है और वो पूछता है कि ये स्पीसीज क्या है या ये स्पीसीज क्या है। तो अगर मैं सिंपल सी रिएक्शन लिखूं, मैंने क्या लिखा R+C, मैंने क्या लिखा R+C गिव्स P+C। तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई थी कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट दिख रहा है और प्रोडक्ट साइड वो चीज़ नहीं दिख रही, मतलब वो कंज्यूम हो रही है, तो वो रिएक्टेंट है। जैसे यहाँ पर R है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है लेकिन राइट हैंड साइड पे नहीं दिख रहा, मतलब वो कंज्यूम हो गया है, तो वो आपका क्या है, रिएक्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी स्पीसीज होती जो एक स्टेप में बनती और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाती, तो वहाँ पर हम उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं दिख रहा लेकिन डायरेक्ट आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिख रहा है, P, लेकिन P लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, प्रोडक्ट है, जो कि डायरेक्टली बन रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में नहीं लिया था। अब अगर बात करें कैटलिस्ट को, तो कैटलिस्ट को पहचानना हो तो आप क्या देखेंगे कि वह स्पीसीज जो लेफ्ट हैंड साइड भी है और एज इट इज़ आपको राइट हैंड साइड मिल गया है, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई है, वो कंज्यूम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो C है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी था और राइट हैंड साइड में भी है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि कैटलिस्ट क्या करता है कि खुद की रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता, मतलब वो कंज्यूम नहीं होता लेकिन रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन, या विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। अब यहाँ पर एनी चेंज का मतलब कंसंट्रेशन है। एक बात आप ध्यान रखना कि रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉलिड ब्लॉक लिया कैटलिस्ट का, तो हो सकता है कि रिएक्शन कंप्लीट होने पर वो आपको पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाए लेकिन उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिजिकल फॉर्म चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर अनचेंज का मतलब है कंसंट्रेशन से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को चेंज करता है, या हम कहें नॉर्मली रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। कैसे, खुद में कोई चेंज नहीं करता। सेकेंड पॉइंट क्या करिए, तो डेफिनेशन की बात होगी मेनली। तो मेनली डेफिनेशन क्या है कि जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है लेकिन खुद अनचेंज रहता है। अनचेंज का मतलब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता। अब सेकंड पॉइंट जो है मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड पॉइंट है चेंज मैकेनिज्म। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ या कई बार छोटी मोटी बुक्स में लिखा रहता है कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को चेंज नहीं करता या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। देखिए कई बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं या ढंग से नहीं ध्यान देते, तो वहाँ हम क्या कहते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। कैटलिस्ट क्या है कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है लेकिन खुद अनचेंज रहता है, खुद की कंसंट्रेशन चेंज नहीं रहती, ये सही है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। देखिए अगर कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो रिएक्शन की रेट को चेंज करेगा कैसे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज करता है। दूसरी बात, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करता है। तीसरी बात, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। तो आपको ये जो आपने याद कर रखा है अगर कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि कैटलिस्ट जो है
रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसके मैकेनिज्म को चेंज करता है, या हम कहें ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो उसकी रिएक्शन की रेट को चेंज कैसे करेगा? आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको स्टार्टिंग में हमने देखे, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अगर सिंपल मैं रेट लॉ कहूँ तो रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर n, ये मैंने कहा। तो अब मैंने आपसे क्या कह रखा है कि कोई भी फैक्टर जो है वो रिएक्शन की रेट को दो तरीके से चेंज कर सकता है, या तो वो कंसंट्रेशन को चेंज करे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या वो के को चेंज करे। किसको चेंज करे? के को। अब देखिए के जो है हमने अभी पिछले वीडियोस में देखा, आरएनएस इक्वेशन देखा, कोलिजन थ्योरी देखा, या आप कहें एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी देखें। तो अगर मैं आरएनएस इक्वेशन की बात करूं तो जो रेट कांस्टेंट है के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करूँ तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। ठीक है, ये आपके एनर्जी हो गई और ये रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन पाथ हो गया। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ये आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपके ये प्रोडक्ट हो जाएगा, आपके ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। अब ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैटलिस्ट कर क्या रहा है। कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने का मतलब है कि मैकेनिज्म को चेंज करता है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, चेंज मैकेनिज्म। तो कैटलिस्ट ने क्या करा? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करा और मैकेनिज्म को चेंज कर दिया। ये सब करने से वो करता क्या है? फाइनली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा था, वहाँ पर मैं ये आपको पॉइंट बताना भूल गया था। देखिए, आपको आइडिया है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा। इसको आप ऐसे समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? एक्चुअल में एनर्जी बैरियर है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी बैरियर ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर क्रॉस करना आसान नहीं है। मतलब रिएक्टेंट जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, और आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट आसानी से नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कैसी होगी? स्लो होगी। रिएक्शन कैसी होगी? स्लो होगी। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी बैरियर कम है, तो रिएक्टेंट आसानी से क्या करेगा? प्रोडक्ट बना लेगा। तो वहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। तो अब अगर मैं कहूँ कि कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, मतलब रिएक्शन क्या करता है? स्लो से फास्ट करता है, फास्टर करता है। तो वहाँ पर कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। क्या कर रहा है? कम कर रहा है। एनर्जी को कम कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, तभी रिएक्शन क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आरपीसी क्या करती है? क्वेश्चन देती है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो आपको सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो क्या करा इसने? ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करा, मैकेनिज्म चेंज करा, पार्टिसिपेट करा, फाइनली क्या करा? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये जो डायग्राम है ये किसका है? जब कैटलिस्ट आपने काम में नहीं लिया है। तो अगर आप कैटलिस्ट काम में लेंगे तो क्या होगा? तो मैं इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। ये मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया। तो जब आप डायग्राम देखेंगे डॉटेड लाइन वाला, मतलब ये तो था इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको बता रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जब यहां पर आपने इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की बात करी तो उस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको मैंने कहा ई डैश, वो क्या हो गई? कम हो गई। वो क्या हो गई? कम हो गई। तो यहां पर इस डायग्राम से आपको देखिए दो चीज समझ में आ गई। क्या चीज समझ आई? कि कैटलिस्ट जो है ना तो रिएक्टेंट को चेंज कर रहा है ना प्रोडक्ट को चेंज कर रहा है, या फिर हम कहें ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी को चेंज कर रहा है ना प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो इससे दो चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आप कैटलिस्ट लें चाहे कैटलिस्ट ना लें, प्रोडक्ट जो बनना है वही बनेगा, उसमें कोई चेंज
नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कैटलिस्ट लिया तो प्रोडक्ट कुछ और बन गया, कैटलिस्ट नहीं लिया तो प्रोडक्ट कुछ और बन गया, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। दूसरी बात, जो एनर्जी है रिएक्टेंट की वो सेम रहेगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रहेगी, सेम। चेंज क्या होगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी उससे क्या हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो देखिए ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट है, देखिए एक चीज़ और मैं चलिए आगे बता दूंगा, नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखिए इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो मैं आपको इक्विलिब्रियम बता देता हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल लिख के। जैसे मैंने कहा कि रिएक्टेंट R है और वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। अब देखिए ये अगर आपके हाफ एरो हैं दोनों साइड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो ये आपके इक्विलिब्रियम रिएक्शन को बताते हैं या रिवर्सिबल रिएक्शन को बता रहे हैं, और यहाँ पर मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर आप इसको क्या कहते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको मैंने कहा के फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड रिएक्शन, इसको मैंने कहा के बैकवर्ड। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये मैंने कहा टाइम है, ये मैंने कहा कंसंट्रेशन है। अब देखिए काइनेटिक्स के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो मैंने क्या करा, इसको बनाया ऐसे और इसको मैंने बनाया ऐसे। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये वाला जो ग्राफ है, यहां पर कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ बढ़ रही है और एक टाइम के बाद क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई, कांस्टेंट। ये स्ट्रेट लाइन है आपके, पैरेलल लाइन है टाइम के कंपैरिजन में। और दूसरे में आपने क्या देखा, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कम हो रही है, बाद में कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बता रहा है और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बता रहा है। अब अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती तो कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो क्या होती है, कंटिन्यूसली या तो बढ़ती है या कम होती है। लेकिन अगर रिवर्सिबल कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में कम होती है और एक टाइम बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो शुरू में बढ़ती है और एक टाइम बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती क्या है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, बराबर हो जाए ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर क्रॉस हो रहे हैं, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि वह टाइम, या आप कह सकते हैं कि जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, कांस्टेंट। उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट है कैटलिस्ट के लिए वो क्या है, नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता है। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन से मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन से मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गई, कांस्टेंट। किसकी, चाहे रिएक्टेंट की कहो चाहे प्रोडक्ट की कहो। अब देखिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, बराबर नहीं हुई है। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। दूसरी बात कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, बराबर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने क्या कहा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाती है, बराबर। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड को आप क्या लिख सकते हो, के एफ इंटू रिएक्टेंट। भाई फॉरवर्ड की जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, और मैंने क्या कहा, के एफ। और बैकवर्ड की जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, के बी। ये मैंने कह दिया प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अब सिंपल सी बात यह है कि इस कंडीशन में या इस ग्राफ में मैंने क्या बताया कि P की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है फाइनली जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। P ज़्यादा है और R कम है। ये कब होगा, देखिए P ज़्यादा है और R कम है, ये कब होगा कि जब आपके KF की वैल्यू ज़्यादा हो किससे, KB से। अगर KF ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो R कम होगा, और KB कम है तो P ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर उल्टा करेंगे तो ग्राफ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट क्या कह रहा है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो रहा है। मतलब जो टाइम पहले इक्विलिब्रियम अचीव करने में लग रहा था उससे कम टाइम लगेगा। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं कि जब आप कैटलिस्ट काम में लेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं हो रही,
लेकिन जो टाइम लग रहा है उसको अचीव करने में वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो तो वही है, मतलब जितना प्रोडक्ट बनना है इक्विलिब्रियम में और जितना रिएक्टेंट बनना है वो सेम है, लेकिन जो टाइम लग रहा है वो हमने क्या कहा, कम हो गया, टी डैश, मतलब जल्दी अचीव हो गया। क्या हो गया, जल्दी अचीव हो गया। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव होने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इंक्रीज रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ये इसी से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन चल रही है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड की रेट को भी बढ़ाता है और बैकवर्ड की रेट को भी बढ़ाता है। तो जब दोनों रेट बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम क्या है, जल्दी अचीव हो जाता है। क्या हो जाता है, जल्दी अचीव हो जाता है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन दोनों रेट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसको बढ़ा रहा है, जिससे वो जल्दी अचीव हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद है रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट। अब देखिए क्योंकि कैटलिस्ट जो है आपके कंज्यूम नहीं हो रहा, मतलब उसकी कंसंट्रेशन चेंज कम नहीं हो रही है, तो वो क्या है कि थोड़ा सा सफिशिएंट है। मतलब आपने कैटलिस्ट लिया तो कैटलिस्ट क्या है कि कैटलिस्ट काम में आया, प्रोडक्ट बना और वापस आपको मिल गया, फिर वापस से काम में आया, तो बहुत कम कंसंट्रेशन कैटलिस्ट की जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर सकती है प्रोडक्ट में। और यहाँ पर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो देखिए जो एंजाइम्स होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं और बहुत टर्नओवर जो उनका होता है या जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत लेस अमाउंट में चाहिए, ये भी सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद ये कह रहा है मे चेंज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या देखा, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, मैकेनिज्म को तो चेंज कर ही रहा है, ये तो कन्फर्म है, कोई डाउट ही नहीं है, मैकेनिज्म को चेंज कर रहा है। तो अगर वो मैकेनिज्म को चेंज कर रहा है तो वो ऑर्डर को भी चेंज कर सकता है। तो देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल कि यहाँ पर कैटलिस्ट जो है हमेशा चेंज करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म को तो हमेशा चेंज करेगा, लेकिन ऑर्डर को चेंज कर भी सकता है और चेंज नहीं भी कर सकता। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड के डिकम्पोजिशन की बात करूं सिंपल फॉर्म में, जैसे मैंने कहा सिंपल, मैंने क्या करा, हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन करा, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2। मतलब अगर सिंपल में डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड का तो उसका ऑर्डर आ रहा है 2। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं गोल्ड की प्रेजेंस में कर रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में कर रहा हूँ, गोल्ड की, तो इसका जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, 0। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो ऑर्डर कुछ और आ रहा है, और जब कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो ऑर्डर कुछ और आ रहा है। ये हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल है, क्योंकि ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है। तो बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पर आपके जो हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस है वहाँ पर आपने क्या करा, ऑर्डर को चेंज कर दिया, किसकी प्रेजेंस से, कैटलिस्ट प्रेजेंस से। अब इसके अलावा आप देखिए हमने एक पॉइंट देखा था, रिक्वायर्ड इन वेरी लो अमाउंट। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ रिएक्शन होती है जैसे होमोजीनियस कैटालाइसिस है, वहाँ पर मैं आपको भी एग्जांपल बताऊंगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि कैटलिस्ट जो है बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन कैटलिस्ट को आप अगर चेंज करते हैं उसकी कंसंट्रेशन को, तो वहाँ पर आपके जो रेट है वो भी चेंज हो जाती है। रेट चेंज हो जाती है का मतलब क्या है कि कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड करती है। ठीक है, कुछ कुछ केस में। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है मे चेंज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपके कैटलिस्ट जो है उस पे रेट डिपेंड कर सकती है, डिपेंड रेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो हम रेट लॉ लिखते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, उसकी पावर अलग अलग होती है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड कर सकती है। जैसे एग्जांपल है होमोजीनियस कैटालाइसिस, जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं एस्टर का, तो वहाँ पर हम H+ एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। तो H+ जो है उसकी अगर कंसंट्रेशन आप चेंज करोगे तो जो रेट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ कंडीशन में कैटलिस्ट पर भी रेट डिपेंड करती है। इसके बाद है नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। देखिए मैंने आपको बताया था कि चाहे आप कैटलिस्ट लो चाहे ना लो, जो रिएक्शन होनी है वो होगी, मतलब जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाएगा वो वही बनाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही है और कैटलिस्ट से वो रिएक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। जो रिएक्शन हो रही है वही होगी। कैटलिस्ट केवल क्या करेगा, उस रिएक्शन को होने में जो टाइम लग रहा है उसको कम कर देगा। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर सकता है, उसको इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
इसके बाद स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन में काम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कैटलिस्ट आपके सब रिएक्शन में काम आ जाए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एंजाइम्स हैं। आपके हर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम सब रिएक्शन में काम आ जाए। तो स्पेसिफिक होते हैं और एंजाइम तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो कैटलिस्ट जो होते हैं आपने पढ़ा होगा, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट काम आते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कैटलिस्ट जो है सभी रिएक्शन में काम आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ही रिएक्शन में कुछ ही कैटलिस्ट काम में आते हैं। इसके बाद है सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया का क्या मतलब है। जैसे आप एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि देखिए आपने पढ़ा होगा वनस्पति घी और वनस्पति ऑयल, मतलब आप क्या कर रहे हैं, वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बना रहे हैं हाइड्रोजिनेशन करके। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको। और जैसे आपने क्या करा, वेजिटेबल ऑयल ये आपने लिया और इस आपने लिखा प्लस हाइड्रोजन, और इसके बाद आपने यहाँ लिखा रेने निकल। क्या लिखा, रेने निकल। और फाइनली आपने क्या कहा, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी। या फिर आप कह सकते हैं वनस्पति तेल था, उसका आपने हाइड्रोजनीकरण करा और वनस्पति घी बना लिया। अब यहाँ पर रेने निकल लिखा हुआ होता है। अब रेने निकल की जगह मैं सिंपल निकल लिख दूँ तो क्या प्रॉब्लम है। तो रेने निकल क्या होता है, देखिए होता यह है कि अगर आप सिंपल निकल लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर आप सिंपल निकल लेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये सिंपल निकल है, तो इसका सरफेस एरिया लिमिटेड है। इसका सरफेस एरिया क्या है, लिमिटेड का मतलब कम है। तो वहाँ पर इसकी एक्टिविटी कम होगी या इसकी रिएक्टिविटी कम होगी और रेट जो है वो कम होगी। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में कर दूं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे रेट जो है वो बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो रेने निकल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। निकिल और एल्यूमिनियम का अलॉय होता है। क्या होता है, निकिल एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, जिसको हम NaOH में डिसॉल्व करते हैं। किसमें डिसॉल्व करते हैं, NaOH में। निकिल एल्यूमिनियम के अलॉय को हम NaOH में डिसॉल्व करते हैं, जिससे क्या होता है कि एल्यूमिनियम डिसॉल्व होता है NaOH में। एल्यूमिनियम क्या होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, NaAlO2 ये बना लेता है, और ये सॉल्युबल होता है NaOH में। तो ये सॉल्युबल हो जाता है। अब बच्चा क्या, निकल, वो बचता है आपके पाउडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में। तो हम उसको क्या करते हैं, छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो आपने क्या देखा, निकिल एल्यूमिनियम। देखिए अब इसको आप मैकेनिकली या आप फिजिकली इसको आप चाहते हैं पाउडर फॉर्म में करना, तो बहुत लेबर लगता है। तो यहाँ पर हमने केमिकल मेथड काम में लिया। क्या लिया, निकिल एल्यूमिनियम का अलॉय लिया, जिसको हमने NaOH में डिसॉल्व करा। तो एल्यूमिनियम जो था वो NaOH में सॉल्युबल था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लिया, और साथ में बच गया निकिल, जो कि आपके पाउडर फॉर्म में था। उसको हमने छान लिया और उसको सुखा लिया, और वो जो पाउडर फॉर्म था उसको हमने क्या कहा, रेने निकल। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर आप कैटलिस्ट को एक ब्लॉक के फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। लेकिन अगर आप उसी को पाउडर फॉर्म में लेंगे तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देखिए ये मेनली हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल में। किस एग्जाम्पल में, हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा रहे हो तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखिए ये बेसिक्स जितने भी पॉइंट थे आपके कैटलिस्ट से रिलेटेड, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अब देखिए फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट के बेस पे हमने कैटलिस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक है होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और जो कैटलाइसिस होता है उसको हम कहते हैं होमोजीनियस कैटलाइसिस और हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। अब होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, आर का मतलब रिएक्टेंट और सी का मतलब कैटलिस्ट, इनकी फेज जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। मतलब एक फेज होती है, एक फेज में कैटलिस्ट भी होता है और रिएक्टेंट भी होते हैं। वहीं पर अगर मैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात करूं तो वहां पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो फेज होती है वो डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, डिफरेंट। मतलब एक से ज़्यादा फेज होती है। क्या होती है, एक से ज़्यादा फेज होती है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट का कौन है, होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन है जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज सेम है, मतलब एक फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या है, वह कैटलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज डिफरेंट है, मतलब फेज जो है वो एक से ज़्यादा है, दो हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की।
तो होमोजेनियस कैटलिस्ट का जो सबसे कॉमन या बेस्ट एग्जांपल है वो है आपके हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये मैंने आपको सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में बताया था या सूडो ऑर्डर रिएक्शन में बताया था। वहाँ पर आपको क्या बताया था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की बात करें तो देखिए CH3COO C2H5 ये आपका एस्टर है और ये मैंने कहा वाटर है, और यहाँ पर आपने कैटलिस्ट लिया था H+, यहाँ पर आपने कैटलिस्ट क्या लिया था H+। तो ये जो आपके है इथाइल इथेनोएट एस्टर है, इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ आपके प्रोडक्ट बनता है CH3COOH, एक तो बन रहा है एसिड और एक बनता है अल्कोहल, तो ये बनता है C2H5OH। तो यहाँ पर जो H+ है तो देखिए यहाँ पर एस्टर की, वाटर की और H+ की जो फेज है वो सेम है, एक ही फेज में मतलब मिक्स हैं पूरे। तो यहाँ पर एक ही फेज है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है आपके विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जितने भी कैटलिस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आएंगे इन सबको हम डी ब्लॉक में और पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर भी आएंगे, वहाँ पर भी इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। तो देखिए ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन क्लोरोरोडियम, ये आपके विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन क्लोरोरोडियम, इंपॉर्टेंट है। अब ये किस काम आता है, ये किस काम आता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में काम आता है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ मैंने कहा विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है, WC का मतलब विल्किंसन कैटलिस्ट कह दिया, तो ये बना लेगा CH3CH2CH3। तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है और किस काम आ रहा है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में काम आ रहा है। अब एक चीज़ आप ध्यान रख लेना, मैं आपको और आगे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए कि विल्किंसन जो कैटलिस्ट है वो आपके स्टीरियो सिलेक्टिव है। क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि अगर आपके कोई मॉलिक्यूल है जिसमें आपके एक से ज़्यादा तरह के डबल बॉन्ड हैं, क्या हैं, एक से ज़्यादा तरह के डबल बॉन्ड दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें एक से ज़्यादा तरह के डबल बॉन्ड, जैसे एक मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड ये है, और एक मैंने कहा कि डबल बॉन्ड ये है, एग्जाम्पल के लिए बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इसको भी मैं हटा देता हूँ सिंपल करने के लिए, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, विल्किंसन कैटलिस्ट स्टीरियो सिलेक्टिव है। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा तरह के डबल बॉन्ड हों तो विल्किंसन कैटलिस्ट पहले कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ मतलब जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कम होंगे। तो जैसे मान लीजिए एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, मैंने एग्जांपल इस हिसाब से लिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है इसके सब्स्टिट्यूएंट कम है और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसके सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, तो वो पहले किसका रिडक्शन करेगा, इसका। तो आपने क्या देखा कि होमोजेनियस कैटलिस्ट के दो एग्जाम्पल देखे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, दूसरा आपने देखा विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, करता क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्किन करता है। दूसरा हमने क्या देखा, स्टीरियो सिलेक्टिव है, लेस हिंडर्ड को प्रीफर करता है रिडक्शन के लिए। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा होमोजेनियस कैटालाइसिस के एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें हेट्रोजीनस कैटालाइसिस के एग्जाम्पल की, तो देखिए हेट्रोजीनस कैटालाइसिस के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके आता है हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, ठीक है, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से और आपके बनाते हैं अमोनिया, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं आयरन ऑब्लिक मोलिब्डेनम।
तो Fe/MO लिखा होता है। ये हेबर प्रोसेस है। हेबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाकर। अब यहाँ पर आपके क्या है, हेबर प्रोसेस में आयरन और मोलिब्डेनम लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि दो लिखे हुए, मतलब अब आपको लगेगा दोनों कैटेलिस्ट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेनली जो कैटेलिस्ट है वो आयरन है। तो अब आप सोचेंगे कि आयरन कैटेलिस्ट है तो एमओ क्या है। अब एमओ क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अब देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है मेनली आपके सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कैटलिस्ट काम आता है वो आपके एक स्टेप में काम आता है। किस में आता है, एक स्टेप में काम आता है। स्टेप क्या है, SO2 + O2 और आपने फॉर्म करा SO3। क्या फॉर्म करा, SO3, मतलब आपने सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से और फाइनली क्या बन गया, SO3 बन गया। ये आपके 2 हो गए, क्या हो गए, 2 हो गए। और जो आपने कैटलिस्ट काम में लिया है वो है आपकी V2O5। क्या है, V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो यहाँ पर आपने वेनेडियम पेंटॉक्साइड काम में लिया है जो कि आपके सॉलिड स्टेट में और ये दोनों गैसेस स्टेट में। तो ये आपके हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए ओवरऑल रिएक्शन में क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यहाँ पर आपके क्या है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है कि कैटालाइटिक स्टेप ये वाला है। ठीक है, इसके बाद एक आपके आता है ओस्टवाल्ड मेथड। क्या आता है, ओस्टवाल्ड मेथड। अब ओस्टवाल्ड मेथड में क्या होता है, ओस्टवाल्ड मेथड में आपके नाइट्रिक एसिड आप नॉर्मली बनाते हो फाइनली, वहाँ पर भी सिमिलर होता है, नाइट्रोजन का आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, वहाँ पर आपके प्लेटिनम काम में आता है। क्या काम में आता है, प्लेटिनम। ओस्टवाल्ड मेथड में आपके प्लेटिनम काम में आता है। तो देखिए हेट्रोजीनियस के एग्जांपल में आपने देखा हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में आयरन काम आ रहा है मेनली, साथ में मोलिब्डेनम लिखा हुआ है। क्या मतलब है बताऊंगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। उसके बाद आपने देखा ओस्टवाल्ड मेथड, उसमें आपके प्लेटिनम काम आ रहा है। और भी आपके एग्जाम्पल है, जैसे आप लेते हो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्या आप काम में लेते हैं, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अब जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता क्या है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम या ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कह सकते हो आप। ट्राई एल्काइल भी लिखा होता है, ट्राई इथाइल भी लिखा होता है, एक ही बात है। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर आपके जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। अब वो इथीन हो सकता है, प्रोपीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन कर रहा है। और उसका फॉर्मूला क्या है, R3Al ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम या ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो ये बेसिकली जो है मेन एग्जाम्पल जो थे आपके हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के, वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए एक जो एग्जांपल था हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, निकिल, जो कि आपने क्या करा, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करा और उससे क्या बना लिया, वेजिटेबल घी। या फिर आप सिंपल एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करने में भी निकिल को एज ए कैटलिस्ट काम में ले सकते हो। जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल गिव्स CH3 CH3। ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। लेकिन मेनली वेजिटेबल ऑयल का आता है, वेजिटेबल ऑयल का आप हाइड्रोजिनेशन करते हैं और वेजिटेबल घी बनाते हैं। वहाँ पर आप काम में क्या लेते हैं, निकिल, या हम कह सकते हैं रेने निकिल। देखिए रेने निकिल भी पूछा जा चुका है RPSC द्वारा कि रेने निकिल होता क्या है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि रेने निकिल क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इनहिबिटर, अब देखिए इनहिबिटर का मतलब क्या है।
स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन आई थी, ये कंसेप्ट आया था कैटलिस्ट का, तो वहाँ पर ये था कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। चेंज का मतलब बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो बाद में हमने क्या करा कि कैटलिस्ट को लिमिट कर दिया, किसके लिए? केवल बढ़ाने के लिए। फिर बाद में डेफिनेशन क्या हो गई कि कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। तो अब स्टार्टिंग में ये था कि बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो अगर कैटलिस्ट हम काम में ले रहे हैं उसके लिए जो केवल बढ़ाने का काम करता है, तो जो रिएक्शन की रेट को कम करते हैं उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए क्या टर्म आया? तो उसके लिए टर्म आया इनहिबिटर। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो इनहिबिटर होता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। क्या होता है? नेगेटिव कैटलिस्ट। मतलब वह कैटलिस्ट जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? कम करता है। उसको हम इनहिबिटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर। इसका एग्जाम्पल आपके है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। अब देखिए TEL जो होता है टेट्रा इथाइल लेड आप कहते हो, जिसको आप कह सकते हो C2H5 4Pb, या PB आप पहले लिख सकते हो, टेट्रा इथाइल लेड। अब ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। क्या होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब क्या है? जैसे आप देखेंगे कि हम ये कर रहे हैं, ये क्या है? नॉकिंग है। इसको हम क्या कहते हैं? नॉकिंग। तो होता क्या है कि जब आपके फ्यूल का कंबशन होता है, फ्यूल जब जलता है, उसका दहन होता है, तो वहाँ पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो जो इंजन होता है वो आवाज़ करने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम टेल काम में लेते हैं, टेट्राइथाइल लेड। तो वो क्या करता है, उसकी जो रिएक्शन की रेट है, कंबशन की जो रेट है, उसको कम करता है। कम करने से उसकी जो नॉकिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये आपके इनहिबिटर का काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दे रखा प्रोमोटर। अब प्रोमोटर क्या करता है? देखिए हमने क्या करा कि कोई रिएक्शन थी, बहुत स्लो थी, तो हमने एक कैटलिस्ट काम में लिया। कैटलिस्ट काम में लेने से उस रिएक्शन की रेट क्या हो गई? बढ़ गई। अब हम चाह रहे हैं कि जो रेट बढ़ गई है कैटलिस्ट से, वो हमको मज़ा नहीं आ रहा, हम चाह रहे हैं कि उसमें और रेट बढ़ जाए। तो और रेट बढ़ने के लिए क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल अभी हमने देखा था हेबर प्रोसेस में। हेबर प्रोसेस में हमने क्या कहा? आयरन और मॉलिब्डेनम है। क्या है? आयरन और मॉलिब्डेनम। आप क्या कर रहे हो? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करा के अमोनिया बना रहे हो। तो यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम क्या है? कैटलिस्ट प्रमोटर। अब कैटलिस्ट प्रमोटर क्या होता है? कैटलिस्ट प्रमोटर वो होता है जो अपने आप में तो कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन वो जो कैटलिस्ट आप काम में ले रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। मतलब वो क्या है? ये खुद तो कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, और प्रोमोटर जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। तो उसको हम कैटलिस्ट प्रमोटर कहते हैं, या सिंपली क्या कहते हैं? प्रोमोटर। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल जो है वो आपके मॉलिब्डेनम कह सकते हो। आयरन कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम जो है कैटलिस्ट प्रमोटर है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद लास्ट दे रखा है आपके पॉइजन। अब देखिए पॉइजन जो है वो प्रमोटर का अपोजिट है। कैटलिस्ट का अपोजिट क्या है? इनहिबिटर। नेगेटिव कैटलिस्ट को हम कह रहे हैं इनहिबिटर। ऐसे ही प्रमोटर का जो अपोजिट है वो है पॉइजन। तो हमने क्या करा? अगर हमने क्या, देखिए दो चीज़ थी, रिएक्शन की रेट हमें लग रही थी कि स्लो है, जो रिएक्शन की रेट थी हमें लग रही थी स्लो है, तो हमने कैटलिस्ट काम में लिया, तो उससे रिएक्शन की रेट बढ़ गई। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि वो रेट जो बढ़ी है वो भी अभी सफिशिएंट नहीं है और बढ़ानी है, तो हम क्या काम में लेते हैं? प्रमोटर, जिससे क्या होता है? उसकी रेट और बढ़ जाती है। लेकिन मान लीजिए कि अभी जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट है 10, और जब मैंने कैटलिस्ट काम में लिया तो रिएक्शन हो गई 1000। अब मुझे 1000 चाहिए नहीं, मुझे चाहिए 100। तो अगर कैटलिस्ट के एब्सेंस में कराऊंगा तो रेट आएगी 10, और प्रेजेंट में करा रहा हूँ तो रेट आ रही है 1000, लेकिन मुझे चाहिए 100। मतलब कैटलिस्ट के एब्सेंस वाले अभी नहीं चल रहा काम, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस वाला भी नहीं चल रहा। तो बीच की कंडीशन लाने के लिए, 100 लाने के लिए मैंने क्या करा? कैटलिस्ट तो काम में लिया, लेकिन ऐसा कोई सब्सटेंस डाल दिया जिससे कैटलिस्ट की जो इफेक्टिविटी है या जो उसकी एक्टिविटी है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। अब देखिए इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा ऑर्गेनिक में रिएक्शन का, रोजनमुंड रिएक्शन। तो देखिए रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है? आपके एसिड हैलाइड होता है। क्या होता है? एसिड हैलाइड, RCOCl। इसका आप रिडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिडक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर आप लेते हैं पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर, और या फिर आप कह सकते हैं क्विनोलिन। ठीक है। और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आपके क्या बन रहा है? RCOH + HCl। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा है? रोजनमुंड रिडक्शन की बात करें या रोजनमुंड रिएक्शन की बात करें, एसिड हैलाइड का आप रिडक्शन करा रहे हो। फाइनली क्या बन रहा है?
एल्डिहाइड, और साथ में क्या बन रहा है साइड प्रोडक्ट HCl। बात समझ में आ गई, हाइड्रोजन आपके रिडक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर मेन चीज़ है कि कैटलिस्ट क्या है और कैटलिस्ट प्रमोटर क्या है। देखिए पहले जब हम पुरानी बुक्स में देखते थे तो वहाँ पर हम क्या देखते थे कि जो लेड है, सॉरी पैलेडियम जो है वो तो आपके क्या है कैटलिस्ट है, और जो बेरियम सल्फेट है वो आपके किसका काम कर रहा है, पॉइजन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि पैलेडियम तो कैटलिस्ट है लेकिन बेरियम सल्फेट पॉइजन नहीं है, यहाँ पर ये इसको सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट एक्चुअल में कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। पैलेडियम तो कैटलिस्ट है और बेरियम सल्फेट उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर जो पॉइजन का काम कर रहे हैं वो ये हैं, सल्फर और क्विनोलिन। ठीक है, ये आपके जो नई बुक्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा कि रोजेनमुंड रिडक्शन में आपके कैटलिस्ट क्या है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब बेस प्रोवाइड करा रहा है। और दूसरी बात जो सल्फर और क्विनोलिन है ये यहाँ पर पॉइजन का काम कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि पॉइजन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर आप पॉइजन नहीं लेते और केवल कैटलिस्ट लेते पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिडक्शन होता एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनता और एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाता। क्या बन जाता, अल्कोहल। तो हम क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है यहाँ पर एल्डिहाइड है, अल्कोहल नहीं है, तो हमने क्या करा कैटलिस्ट काम में लिया जिससे उसकी जो रेट है वो थोड़ी स्लो हो जाए। और रेट स्लो होने से जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, देखिए ये आपको सीक्वेंस पता होगा कि आपके एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो अगर हम केवल कैटलिस्ट काम में लेते तो एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, अल्कोहल, लेकिन हमें अल्कोहल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एल्डिहाइड। तो हमने साथ में पॉइजन काम में लिया जिसको हम कह रहे हैं सल्फर और क्विनोलिन। तो ये आपके रोजेनमुंड रिएक्शन नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में भी आपके आती है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो हमने क्या देखा, रोजेनमुंड रिएक्शन में एसिड हैलाइड का आपने रिडक्शन करा और एल्डिहाइड बनाया। एल्डिहाइड क्यों बना, क्योंकि आपने पॉइजन काम में लिया जो कि क्या है, सल्फर और क्विनोलिन। और अगर आप पॉइजन काम में नहीं लेते तो क्या बन जाता, अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट तो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं और सल्फर और क्विनोलिन जो है वो आपके पॉइजन का काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक जो है कैटलिस्ट क्या होता है, उसके जो की फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, होमोजेनस कैटालाइसिस क्या होता है, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस क्या होता है, इनहिबिटर क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आपके जो मेन दे रखा है सिलेबस में, देखिए सिलेबस में मेन जो कैटलिस्ट है आपके दो दे रखे, एक एसिड बेस कैटालाइसिस दे रखा है और एक आपके दे रखा है एंजाइम कैटालाइसिस। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और एक टॉपिक आपके जो फोटोलाइटिक जो रिएक्शन है वो बच रहा है। तो ये आपके दो टॉपिक बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो जल्दी जो है हमारा यूनिट कवर हो जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो हम करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए जो वैकेंसी है वो आने ही वाली है। और एक जो पॉइंट है जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस नहीं किया था कि अभी तक तो ऐसा था कि फर्स्ट पेपर में आपके कितने ही नंबर आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और केमिस्ट्री में आपके कितने नंबर आए कोई प्रॉब्लम, मतलब आपको जो रिजल्ट था वो फाइनल मेरिट से डिसाइड होता था। आपके पेपर 1 और पेपर 2 में कितने थे इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जो है एक बात चल रही है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसमें, जब तक नहीं आएगा हम उसको फाइनल नहीं मान सकते। लेकिन बात चल रही है, मतलब आप उसको मान के चलिए ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पेपर जो है उसमें एक ये नियम लगा रहे हैं कि भाई इतने % जो है मिनिमम आने ही चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए 40% की बात चल रही है कि 40% आपके आने ही चाहिए मिनिमम। मतलब मान लीजिए अगर आपके फर्स्ट पेपर में 40% नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब ये है कि फिर आप चाहे सेकंड पेपर केमिस्ट्री में टॉप ही क्यों ना करें, वो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये बात चल रही है, लेकिन वेट करते हैं जब वैकेंसी आएगी। और देखिए आने ही वाली है जल्दी। तो यहाँ पर आपके पास जो है अभी क्योंकि टाइम है हमारे पास, तो इसलिए हम आराम से चल रहे हैं। बाद में हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और हम बात करेंगे बाद में डिटेल में कि हम कैसे स्ट्रेटेजी रखें एग्जाम के लिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।